अनुसार, इस नियम के अनुसार और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अरे सुन भी लो यार एक मिनट। अब देखो हमारे पास कोई परिपथ है, सिंपल सा तरीका समझ लो पहले, और मैं नियम तुम्हें बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, 2 बार सुनाऊंगा तुम्हें नियम, और उसमें वापस मुझे ये बताना है कि देखते हैं किसके दिमाग में ये नियम फंसता है। और याद रखना इन दोनों नियमों में से ये वाला जो सेकंड नियम है ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसा आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं कि अगर ये नियम ना आए तो इसका न्यूमेरिकल ना आए। इस चैप्टर से कभी नहीं हुआ, ये 100% आना ही आना होता है, या तो नियम आएगा या इस नियम से संबंधित सवाल आएगा, हर साल का ही नियम है। तो इस नियम को ढंग से जरा सुन लेना, मैं तुम्हें बड़े सिंपल से लैंग्वेज में 2 बार में बताऊंगा, और देख लेना इस चित्र के हिसाब से नहीं, इस चित्र के हिसाब से। ओम का नियम याद है किसी को? बी बराबर आई आर। अब कोई ऐसा परिपथ है, ओम का नियम तब काम करता है जब सिंपल प्रतिरोध लगा हो और सिंपल कोई वोल्टेज लगे हो, सिंपल सा नियम होता है। कोई ज़्यादा बड़े वाले का 3-4 प्रतिरोध आ गए ना तो ओम का नियम फिर काम नहीं करता है, या 3-4 वोल्टेज आ गए, वोल्टेज का मतलब बैटरी आ गई, तो ओम का नियम काम नहीं करता है। ढंग से याद रखना इस बात को। ओम का नियम सिंपल प्रतिरोध, सिंपल वोल्टेज, सिंपल धारा पर काम करता है। जब परिपथ में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध आ जाए, एक से अधिक प्रकार की धारा बहने लगे, 4-5 सेल लगे हों, तो फिर ओम का नियम तुम्हारा वहाँ काम नहीं करता है। काम नहीं करता है का मतलब ये नहीं कि फेल हो जाता है, नियम बरकरार है, बस वहाँ से निकल नहीं पाएगा मान। तो फिर उसका नियम आता है, तो फिर आता है किरचॉफ का सेकंड नियम। पहला नियम नहीं, सेकंड नियम जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड नियम ही है। क्या है? इस बी को तो समझ लो तुम ई, और ई इतने होंगे जितने भी लगे होंगे, मतलब जितने भी सेल लगे हों, जितने भी सेल लगे हों। अब बात आती है, देखो जैसे ये परिपथ है, इसमें सेल कितने लगे? एक तो सेल E1 लगा है, एक सेल E2 लगा, कहीं भी लगा होता है। अब इसमें प्रतिरोध है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे ये प्रतिरोध है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध है और उसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है। क्या परिभाषा बनती है? ओम के नियम का विस्तार कर दिया इन्होंने, और विस्तार यह कर दिया कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों जो भी हैं के गुणनफल का बीजीय योग, बीजीय योग का मतलब है कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हों, विद्युत वाहक बल का मतलब सेल लगे हों। समझ में आया? एक बार और सुन लो, किसी बंद परिपथ में, या बंद पाश भी कह देते हैं, परिपथ को बंद पास भी कह देते हैं, बंद पास। किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। कौन सुना रहा है? कान में मत सुनाना किसी के भी, और गर्दन घुमाना नहीं है, आराम से, सिंपल सा, डरना नहीं है। जिसा आता है, गलत सलाह आता है, वो वापस बता सकता है। सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसके दिमाग में कितना रिस्टोर हो रहा है, कितना फंस रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फांसी हो जाएगी, या ऐसा नहीं है कि सर कुछ कह देंगे। सिंपल सा, कुछ भी बता सकता है कोई भी, कोई भी। इतने सारे लोग बैठे हैं और किसी को कम से कम 5-6 बताए, 5-6 लोगों ने बताया था पिछले साल, इस साल कैसे कोई नहीं बता रहा है। गलती कर करके सीखोगे, फिर दोबारा सुन लोगे जो किसी को, और ये बस ये समझ लेना कि बस एक ही बार और बता रहा हूँ, उसके बाद तो सीधा लिखवा दूंगा मैं, फिर नहीं पूछना है। ढंग से सुन लो। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। बिना सांस थोड़ी परिभाषा बना सकते हो, इतनी सिंपल सी परिभाषा है। क्या भारी है भाई? और साल में मैं भी एक ही बार बोलता हूँ, कभी तुम सोचोगे भाई साहब रट रटा के आ रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे, कोई रटना उठना कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट है, जिसकी जड़ हाथ आ गई बुढ़ापे में बना देगा परिभाषा।
ऐसा नहीं है कि मेरे कान में कोई आके बता रहा है या मुझे कोई रटा हुआ नियम है। आपस में नहीं बोलना था। हाँ जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ सुन लो भाई, जब कोई एक बता रहा होता है तो दूसरे को सुनना चाहिए। सही है, प्रतिरोध रह गए। अब बोलो, कम से कम वो चलने की कोशिश तो कर रहा है। तुम दांत फाड़ लो तो देख रहे हो। उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है चाहे किसी की फर्स्ट भी आने वाली हो। क्या हम कह रहे हैं पहली बात तो आएगी नहीं इस बैच में से, लेकिन आने वाली हो तो उससे 1000 गुना बेहतर ये है। लिखो फिर। हाँ आप बता रहे थे क्या? हाँ जी बताओ। अच्छा तुम ये इस बात का इंतजार करें कि मैं बोलूँगा तब बताओगे? चलो बताओ फिर। हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, हल्का सा। हाँ भाई पीछे। हाँ नेगी जी, आज ही इम्पोर्टेंट है, आज ही टेस्ट में सबसे पीछे पहुंच गए। चलो बुरा वक्त कभी भी आ जाता है। हाँ रोज बीच में टूट गई परिभाषा, कुछ गलत हो गई, दोबारा से रिपीट कर सकते हो। और कौन बता रहे हैं? लड़कियों में से कोई नहीं? आपको उम्मीद है इनसे? हाँ जी अब ये तुम्हारे ग्रहों में दोष चल जाएगा। जैसे बोलता हूँ लड़कियों में से कोई नहीं तो कहता हाँ मैं। और ये एक बार का नहीं, हमने घंटों से मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ लड़कियों में से कोई नहीं तो कह रहा हाँ मैं बताऊंगा अभी। चलो अब बताई दो, जब बता दी तो अब इंतजार। अब का ये मत कहना कि धोखे से हुआ है, अब का तो मैं बोल ही रहा था। अब कहता यार ये इत्तेफाक होता है, पता नहीं कि तुम्हारे साथ ही होता है। हाँ जी अबे वो पीछे वालों, अबे क्या भंडारे में आते हो क्या कभी कभी जिंदगी में? बोल भी जाया करो। हाँ बोलो ओए, बोलो भाई। ओए कोई नहीं बोले भाई। चलो थोड़ा सा टांग तोड़ दी हल्की सी, कोई बात नहीं, शुरू में टांग तोड़ दी। अब ओ ताली बजाने वालों, चलो हम तो ये ताली बजाने वालों के लिए दुआ करेंगे, घर घर जाके ताली बजाएं, ऐसा हो। कोई बात नहीं, चलो इधर। और ऊपर से पैसे भी मिले तो अच्छी बात है। बताना तो है नहीं लेकिन ताली बजवाए जाओ। हाँ जी ओए रुक जाओ। हाँ जी हाँ अच्छी खासी बढ़िया चल रही थी हैं। विद्युत वाहक बलों का गुणनफल कहाँ हो रहा भाई? तो हाँ बोलो। चलो ठीक है लगभग। हाँ सही। ओ कलाकारों ओ इधर, ये जो तुम लोग सोच रहे हो या ये परिभाषा सुनी जा रहा है कुछ हो या ये कुछ हो जा रहा है, दरअसल ये सब हो क्यों रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ लो, अब तुम्हें विद्युत दोबारा ज़्यादा सुनने नहीं मिलेगी और ना ये गुलाम सलाम के नेम पे दोबारा आने वाले हैं। ये छठा चैप्टर चल रहा है और ये खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद चुंबक चलेगा और चुंबक के बाद में फिर हमारे पास फिर प्रकाश में चले आएंगे, फिर तरंग में चले आएंगे, फिर हम परमाणु में चले आएंगे, फिर दूर दूर तक हम इसमें नहीं आएंगे। और तुम्हें ऐसा समझ लो कि तुम्हारी हालत ये ख़राब है, ना विद्युत धारा का पता चल रहा है लोगों को, ना प्रतिरोध का पता चल रहा है, और आज ये लगभग लास्ट चल रहा है और ये हालात हैं। और अभी और एक और बात बता दूँ, लड़कियों के हालात तो ये हैं कि इनसे कंपटीशन होने वाला है और किसी का एक सवाल का जवाब तक नहीं आया है। और कंपटीशन के लिए भी देखो कितना टाइम बचा, मैं तुम्हें बता दूँ। आज हमारे पास एक किरचॉफ का नियम हो रहा है, इसके बाद एक टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, एक दिन का, फिर है मीटर सेतु, और फिर है विभव मापी, और फिर चैप्टर खत्म। 3 टॉपिक बचे हैं और 3 टॉपिक के बाद में न्यूमेरिकल है, 2-3 दिन चलेंगे तुम्हारे, और उसके बाद जस्ट तुम्हारा कंपटीशन है। मतलब इसी महीने में हो जाएगा। अब 1 हफ्ता है तुम्हारे पास
जब आप इधर से चलो थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं, इधर से तो कुछ ही नहीं आ रहा है, तो फिर जब अब नहीं आ रहा है तो फिर तब भी नहीं आएगा, वो तो हार रहा है, पहले बैठे हो। तुम लोग हार जाओ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और इन लोगों को मैं हारता हुआ नहीं देख सकता, दोनों ऑप्शन है। जब तुम हारो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये भी तो बात है। वो सुना नहीं तुमने, कुछ डायलॉग्स है वो, ना भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं भूल जाऊँ ये होने नहीं दूंगा, कुछ ऐसा है। तो दोनों ओर से पाला हमारा ही है। चलो ये लिखो, समझिए हम क्या बात है। इसमें लिखेंगे बस घुस गए फिल्म में, अब उसके दादा परदादा बता देंगे अबे वो था हीरो, वो था, बस जरा सा मिल जाए सुनने के लिए। इन चीज़ों में तो बहुत माहिर है। कौन सी फिल्म का था वैसे, कौन सी फिल्म का था? लिखेंगे भाई, किसी नियम के अनुसार कॉमा एलिमेंट कॉमा किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली किसी बंद परिपथ में, परिपथ की जगह पास में लिख सकते हैं, बंद पास में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। उस बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। इन्वर्ट कॉमा बंद कर देंगे, हेडिंग डालेंगे व्युत्पत्ति। क्वेश्चन ही आ जाता है कि किरचॉफ का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, मतलब उसकी व्युत्पत्ति करनी है। अरे सुनो यार, व्युत्पत्ति से पहले का जो लाइन खाली हो ना, तो एक लाइन लिखनी थी। अरे सुन लो यार, वो लिखनी थी व्युत्पत्ति भी, भले से काट देना। डेल्टा आई आर बराबर डेल्टा ई, बस वो डेल्टा नहीं सिग्मा यार, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये लिखना है। अब व्युत्पत्ति लिख दो, ये मैथमेटिकल भी बताना होता है। ऊपर जगह लिख देना, व्युत्पत्ति बाद में आ जाएंगे। किरचॉफ का नियम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है। अब बात आते हैं इससे भी महा इंपॉर्टेंट चीज़ का, जो पूरे चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर छोड़ो, पूरी फिजिक्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है धारा विभाजन। जिससे धारा विभाजन आ गया, 5 नंबर उसके हो गए पक्के। धारा विभाजन, और धारा विभाजन ही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए धारा विभाजन आना चाहिए। धारा विभाजन नहीं आया यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, हो ही नहीं सकता। अगर धोखेधड़ी से रट हटा के तुमने कर दिया वो बात अलग है, लेकिन समझदारी वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता। धारा विभाजन का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ सेल लगे हैं, तुम वहाँ से सोचोगे कि वहाँ मोटर लगी है, टिल्लू पंप जो होता है अपना, और वहाँ से पानी निकल रहा है। अब पानी निकल रहा है, ये जो तार हैं, ये तार जो है पाइप हैं, इनमें पानी जा रहा है। तो किधर से किधर जाएगा? धारा की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। फिर वही वाली चीज़ आ जाती है जी, प्लस से माइनस,
ये चिन्ह सही है या प्लस से माइनस ये वाला सही है? अभी कुछ दिन पहले बताया था शायद, प्लस से माइनस ऊपर वाला सही, नीचे वाला? चलो जाए। तो ये है, और याद रखना ये तीर मजाक करने के लिए नहीं लिखा है, ये तीर लगाना जरूरी है। तीर नहीं लगाया क्वेश्चन खत्म, सवाल हुआ या खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। हाँ जी, यहाँ तीर का बड़ा लंबा खेल है। अब तीरों से ही कहानी चलेगी हमारी। अब देखो उधर क्या है, यहाँ से पानी चलना स्टार्ट हुआ, मतलब इस सेल से धारा मिली हमें I1 मान लेंगे, I1। इसमें पानी चल पड़ा, सोचो 5 लीटर पानी चल रहा है, यहाँ से 5 लीटर पानी आ रहा है, इधर से भी मोटर चल रही है, इधर से कितनी चल रही है, इधर से I2। सोचो 10 लीटर पानी चल रहा है, उधर से 5, इधर से 10 चल पड़ी, तो ये पानी इसमें को आ जाएगा, यहाँ आ गए, इधर आ गए, क्या होगा? ना तो ये अपने अंदर आने देगा क्योंकि पानी इधर से जा रहा है। आपको ये मैं सोच रहा हूँ इधर से ज़्यादा पावर का, पावर कितनी भी हो, अगर पानी धीरे से भी इधर से आ रहा है ना तो पानी अंदर नहीं आने देगा। वो कहाँ जाएगा? फिर जहाँ खाली पाइप मिलेगा, दोनों मिलकर तीसरे पाइप में घुस जाएंगे। समझ में आ रहा है? तीसरा पाइप होने का मतलब क्या हो जाएगा कि I1 प्लस I2। अब इस पूरे पाइप में I1 प्लस I2 पानी जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ आएंगे तो भाई अपने पानी जो वो अपने सेल में चला जाएगा एक तरीके से, अपनी धारा, और अपनी वाली अपने में। तो इधर कौन सी वाली चली जाएगी? इधर जाएगी I1, और ये I1 और ये, क्योंकि विद्युत धारा कभी भी लॉस होती नहीं है, आवेश कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, तो वो जैसे है उसी हिसाब से अपने सेल में वापस चले आएंगे। ऐसे ये भी अपने सेल में वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? देखो उधर इस परिपथ के हिसाब से हमें क्या निकालना है? हमें किरचॉफ का नियम सिद्ध करना है, मतलब किरचॉफ का नियम स्थापित करना है। स्थापित करने के लिए ऐसे नहीं सारे में स्थापित कर देंगे, ये परिपथ हम अलग लेंगे, ये परिपथ अलग लेंगे। अगर ये परिपथ यहाँ से टूट जाए ना तो किरचॉफ का नियम नहीं लगेगा। किरचॉफ का नियम हमेशा बंद परिपथ पर काम करता है, ना कि खुले परिपथ पर। तो कभी भी परिपथ तोड़ना नहीं है, बंद परिपथ। तो अब देखो किरचॉफ का नियम हम निकाल रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा A, ये B, इसे C मान लेंगे, इसे D, इसे E, इसे F। अब ध्यान से धारा विभाजन हो गया है। किरचॉफ का नियम दिमाग में याद होना चाहिए, जिसे नहीं भी पता चला है। क्या है कि धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में लगे, मतलब उसी परिपथ में लगे कुल विद्युत भाग बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो अब देखेंगे कि कैसा होगा। यहाँ से निकालने हम सबसे पहले ये वाला बंद परिपथ ले रहे हैं। तो जब हम ये वाला बंद परिपथ लेंगे तो हम कहेंगे बोलो मत भाई जरा, बंद परिपथ। और बंद परिपथ लेंगे ऐसे लिखना, बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा? देखो इधर कौन सा परिपथ लिया हमने, ये वाला A B C D A, बंद हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी चल पड़ेंगे, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, मतलब इस तार पर ऐसा समझे ऐसे रास्ता है, तो इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। अब हमें प्रतिरोध धारा गिननी है, तो चलते रहेंगे। इस बंद परिपथ में हमें पहला प्रतिरोध ये मिला, तो जहाँ प्रतिरोध मिलेगा वहाँ की धारा काउंट करनी है। ये मत सोचना यहाँ धारा तो वो धारा गिनेंगे, हम काउंट करेंगे जहाँ प्रतिरोध है उसके संगत धारा। तो ये प्रतिरोध मिला, ये धारा मिली, फिर आगे चलते रहेंगे, फिर हमें ये प्रतिरोध मिला, ये धारा मिली। इस समय पता चलता है कि इस बंद परिपथ में 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक सेल लगा है। और भी सेल लग सकते थे, यहाँ भी लग सकता था, कहीं भी लग सकता था, वो तो समझ में आ रहा है। तो देखो अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हम बता देंगे, ये बताना जरूरी है कि हम चल किस रास्ते से रहे हैं। देखो कैसे चल रहे हैं हम चल रहे हैं इस रास्ते से। इस रास्ते का मतलब समझ रहे हो? इस रास्ते का मतलब है कि हमें ऐसे चलना है, ऐसे करके। हम ऐसे भी चल सकते थे, अब ऐसे चलेंगे तो फिर हम ऐसे चलते हैं। अब ऐसे और ऐसे चलने से फायदा क्या है? देखो इधर ऐसे अगर जो हम चलेंगे तो धारा अगर जो हमारी दिशा में मिलेगी, हमारी दिशा में धारा मिलेगी,
तो धारा लेंगे हम प्लस, और धारा का जो विपरीत दिशा में मिलेगी तो उस धारा को लेंगे हम माइनस। जैसे कि अगर जो हम ऐसे चलेंगे तो देखो ये सारी धाराएं हमें प्लस मिलेंगी, क्योंकि धारा भी इधर चल रही है, हम भी इधर ही चल रहे हैं ऐसे करके। अभी जरा हम ऐसे ले लेते, ये वाला जैसे ले लेते, तो जो जैसे हम आते यहाँ आई की जगह -i1 लेना पड़ता गुणा r1 लेना पड़ता। यहाँ ऐसे चलेंगे, ये भी धारा उल्टी लेनी पड़ती, फिर हमें ये भी लेनी पड़ती, आंसर इससे भी आ जाता। तो चाहो तो तुम ऐसे चल लो या ऐसे चल लो। अब मैं अपना तुम्हें तरीका बता दूँ। दरअसल ये क्या है, ये सब तरीका अपने हिसाब से करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। दरअसल किताब के हिसाब से लिखोगे ना तो किताब में अगर किसी बात हो तो जाकर पढ़ना, उसमें नियम होते हैं नीचे। नियम ये होते हैं कि यदि सेल में की दिशा प्लस या माइनस है तो उसमें बाएं दक्षिणावर्त पथ पर चलते हैं या वामावर्त पथ पर चलते हैं। 6-7 नियम होते हैं। जिंदगी भर नियम याद रखो, वो नियम याद नहीं होते। मेरे हिसाब से कोई नियम नहीं होता है, सिंपल एक नियम होता है कि पहले धारा विभाजन कर लो और किसी भी रास्ते से चल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन किताब वाले इस बात को नहीं मानते। किताब वालों को कुछ नियम दे रखे कि अगर धारा विपरीत मिलती है, हाँ वो ऐसा कुछ लिखा होता है कि धारा दक्षिणावर्त है तो ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है, वामावर्त है तो वो ये लिया जाता है, वो लिया जाता है। ऐसे उल्टे सीधे नियम है कि वो तुम शाम तक भी पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, तुम्हें नियम समझ में नहीं आएंगे वो। इसलिए वो नियम मैं तुम्हें बताता भी नहीं। कोई ये कहे कि नियम छुटवा दिए, ना नियम आने के ना नियम वो तुम्हारे यूज़ के हैं। हार्ड लैंग्वेज है और फालतू के नियम है, वो किसी काम के नहीं है। हम बिना नियम के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और नियम सिर्फ और सिर्फ एक ही याद रखना है कि जहाँ को हम चल रहे हैं, अगर धारा और हम एक ही दिशा में है तो प्लस लेंगे, और धारा विपरीत दिशा में मिल गई तो माइनस लेंगे। सिंपल सा नियम है बस, ठीक है जी। ये एक ही नियम बना दिया मैंने सारे नियमों को मिलाकर। तो अब किताब में भी ज़्यादातर ये होता है कि भाई जैसे सेल ऐसा होगा ना तो धारा कभी इधर से ले लेंगे, कभी इधर से ले लेंगे, या अगर धारा ऐसे लिए तो नीचे वाले में भी ऐसे लेनी है। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। अगर तुमने ऊपर वाले बंद पास में ऐसे चले हो तो नीचे वाले में ऐसे भी चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताब वाले ये बोलेंगे कि अगर तुम ऐसे चले हो तो नीचे वाले में भी ऐसे ही चलो, अगर इसमें उल्टा चले हो तो नीचे वाले में उल्टे ही चलो। कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी। जहाँ से तुम्हें ज़्यादा धनात्मक धारा मिले, ज़्यादा धनात्मक धारा, उस दिशा में चलो, बस ये करना है। तो सिंपल सा नियम ये रखना है कि उस दिशा में चलना है जिस दिशा में धारा ज़्यादा हो। इसमें तो कोई विपरीत धारा नहीं है। कोई अभी बड़े बड़े परिपथ आएंगे ना, उसमें दिखेगी तुम्हें जरा। तो फिलहाल हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखो धारा यहाँ, अब कोई मत सोचना कि यहाँ I1 है तो यहाँ काउंट कर लेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। क्या है नियम कि धारा इसे ना, इसे थोड़ी देर के लिए ना I3 मान लो, बार बार इसे लिखेंगे। I1 I2 मिलकर I3 बन गया। तो हम कहेंगे इस प्रतिरोध में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I3। तो हम कहेंगे धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध कौन सा, R2। धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। अब आगे चल रहे हैं, जब आगे चलेंगे तो प्लस कर देंगे। अभी चलते रहेंगे हम आगे, कहाँ चलेंगे, ये I1, तो फिर आ जाएगी धारा और उसके संगत प्रतिरोध। प्रतिरोध कौन सा है, R1। तो सारे प्रतिरोध गिने गए हमारे, 2 ही थे बराबर। अब उसमें जितने भी विद्युत भाग बल लगे हों वो देख लेंगे। तो अब ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, पता चला जैसे हम चल रहे थे तो तीर भी ऐसे लगा हुआ था, तो विद्युत भाग बल भी धनात्मक लिया जाएगा। अभी हम ऐसे चल रहे होते ना, ऐसे करके, तो तीर हमारे बिल्कुल सामने से पड़ता विपरीत दिशा में, तो यहाँ ई का मान माइनस लिया जाता। समझ आ रहा है। अगर हम इस दिशा में धारा काउंट करके चलते, इस वाले रास्ते से हम गति करते तो तीर हमें उल्टा मिलता, और ये वाली धारा भी उल्टी मिलती, ये भी सब माइनस हो रही होती। तो फिलहाल ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका मान खोल देंगे। मान खोलेंगे, I3 का मान जो है वो I1 प्लस I2 है या R2 है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ I1 R1, यहाँ हो जाएगा E1। और इसे सोल्व कर सकते हैं, I1 R2 प्लस I2 R2, और यहाँ हो जाएगा I1 R1 बराबर E1। अब देखो इधर I1 जो ना, इसमें से I कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये और ये, और यहाँ हो जाएगा I2 R2 बराबर हो जाएगा E1, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे ऐसा करके कि बंद पास CD, बंद पास ये वाला लिख रहे हैं CDEFC में, CDEFC में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम अब यहाँ लगा रहे हैं। किस रास्ते से चलना चाहे, जिससे तुम्हारी मर्जी उस रास्ते से चल सकते हो। ज़्यादातर कोशिश ये करो कि जिस रास्ते से धारा प्लस मिले उस रास्ते से चलो।
तो हम देखो कैसे चलेंगे, हम इस रास्ते से चलना ज़्यादा पसंद करेंगे, ऐसे। और ये बंद पास हो गया दूसरा वाला। और ये तीर लगाना जरूरी होता है, अगर तुमने तीर नहीं लगाया और धारा काउंट कर दी, आंसर सही आ गया तो भी एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि एग्जामिनर को धारा की दिशा नहीं दिखेंगी। ये बताना है, इससे ये पता चल रहा है कि हमने जो धारा काउंट की है क्वेश्चन में, वो हमने इस रास्ते से काउंट की है। ये चिन्ह लगाना भी जरूरी है और ये वाले तीर लगाने भी जरूरी होते हैं। सब कुछ जरूरी है जो भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं, फालतू इसमें कुछ भी नहीं है। तो और याद रखना, एग्जाम में ये सब करा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। एग्जाम में तो जैसे मैंने शुरू में चित्र बनाया था, बस ये इसका मान लिखा होगा, इसका मान लिखा होगा, और धारा भी नहीं मिलेगी तुम्हें, सिर्फ ये दिखा होगा, ये दिखा होगा, बंद परिपथ बना होगा। धारा विभाजन भी तुम्हें खुद ही करना है, धारा विभाजन वो भी खुद ही करना है, और ये बंद पास भी खुद ही मानने है तुम्हें। तो अब देखो इधर से चलना स्टार्ट कर देंगे हम। तो कहाँ मिलेगी हमें धारा, देखो ये मिलेगी। अब यहाँ जाएगा धारा और उसके संगत प्रतिरोध, कितना आ गया R2 प्लस, अब आगे चलेंगे हम, धारा उसके संगत प्रतिरोध। कोई ये यार धारा तो यहाँ भी थी, इसे क्यों नहीं गिना, तो यहाँ प्रतिरोध नहीं है, जहाँ प्रतिरोध होता है वो वाली धारा गिनी जाती है। ऐसे तो तुम कितनी भी धाराएं लगा दो यहाँ। तो धारा उसके संगत प्रतिरोध, धारा और इसके संगत प्रतिरोध बराबर, सारे प्रतिरोध जब काउंट हो जाए ना तो बराबर इसमें लगे कुल विद्युत भाग बल। कितने विद्युत भाग बल लगे, सिर्फ एक यही लगा है, और ये भी हमारी दिशा में है जैसे हम चल रहे थे। तो क्या आ जाएगा E2। अब जब ये E2 आ जाएगा तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। I3 का मान खोल देंगे, I1 प्लस I2 R2, और ये I2 और ये R3 बराबर E2। अब देखो इसमें गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा I1 R2 R2 और ये आ जाएगा I2 R3 बराबर E1। यहाँ से देखो I2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R3 बराबर E2। एक आया समीकरण आई है ये, और एक समीकरण आई है ये। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, कोई नंबर 2 3 4 5 शब्दों में ही है, तो सिर्फ हम हिंदी में बोल देंगे कि इस प्रकार समीकरण 1 व 2 को हल करने पर I1 I2 व I3 के मान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक तुम्हें किरचॉफ का नियम स्थापित करना है। ये हो जाते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मान मिल जाएंगे I1 I2 के। ये सही समझ में तुम्हें तब आएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल भी 1 2 3 नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो वो सब होंगे इसी मेथड से। इतना उतार लेंगे। यह है तुम्हारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। कहीं से भी लेंगे यार, ये वाला खाना कितना होगा इधर से बोल दो। हाँ डी से कहीं से बोल दो। चित्र बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, चित्र बनाना है। और ये समझना कि ये सबसे आसान चित्र यही है। इसके बाद अभी भयंकर भयंकर आएंगे, 4 5 5 5 खानों वाले आएंगे। I1 I2 I3 I4 I5 तक के मान निकालेंगे हम। मार्केट में तो I11 चल रहा है शायद, हम I5 निकालेंगे। हाँ जी, I12 कब होगा? होता है शायद परसों को शायद। झूठ बोले यार है। स्कूल कब खुलेंगे? 21 तारीख को खुले थे, और कल तुम्हारे शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बताया। देखो क्या कब खुलेंगे।